Well, so we are taking up today Shri Asha Insurance. Let me brief you about the background of the product. सबसे पहले तो आप ये समझें कि हम हेल्थ इंश्योरेंस में वी आर द लेट एंट्रेंट्स. हमारे फर्स्ट 10 years में तो हमने हेल्थ इंश्योरेंस की कोई कहानी ही नहीं थी. Thereafter we brought it on papers और अभी 3-4 साल से हमने हेल्थ को अडॉप्ट किया, कुछ रिटेल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए. तो हेल्थ इंश्योरेंस में वी आर नॉट गोइंग वेरी बुलिश, बट प्रोडक्ट्स आते हैं. सेकेंडली, आज जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, इट appears to be a health insurance product, but it is not. ये नॉन मोटर कैटेगरी का प्रोडक्ट है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का नहीं. थर्ड, नॉन मोटर कैटेगरी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं इजीली सेलेबल होते हैं, पब्लिक यूज के होते हैं, लो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन उनकी अवेयरनेस जरूरी होती है. क्योंकि मासेज में, पब्लिक में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए नहीं होते कि नीड बेस्ड होते हैं, रिक्वायरमेंट बेस्ड होते हैं. सबकी एक कॉमन रिक्वायरमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है. अब जैसे हमारा ये प्रोडक्ट is absolutely dependent upon the services of ambulance. अब एम्बुलेंस हर किसी की ज़रूरत हो ये तो पॉसिबल नहीं, या एम्बुलेंस सभी यूज़ करते हैं किसी भी इमरजेंसी में, ये भी पॉसिबल नहीं है. या एम्बुलेंस सभी जगह अवेलेबल होती हो, ये सभी ज़रूरी नहीं है. लेकिन प्रोडक्ट्स है, और प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट. तो क्या है, इसको हम डिटेल में समझते हैं. आई एम शेयरिंग विद यू. How but is visible to all of you? Anybody can confirm? So the name of the product is Asha, or Shri Asha. In detail you can call it as Shri Ambulance Service for Hospital Assistance. यानी एम्बुलेंस सर्विस फॉर हॉस्पिटल असिस्टेंस इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट. अब इसमें क्या है, हमने इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया है, क्या इसको रीजन है, ऑब्जेक्ट क्या है. प्रोडक्ट कैटेगरी तो नॉन मोटर प्रोडक्ट है, लेकिन लाइन ऑफ बिजनेस मिसलेनियस रहेगा, हेल्थ में रहेगा. नॉन मोटर प्रोडक्ट में मिसलेनियस प्रोडक्ट कैटेगरी का है. एम्बुलेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको जानना जरूरी है सबसे पहले, कि एम्बुलेंस क्या है, क्यों है, कहाँ यूज़ की जाती है, कौन यूज़ करता है, किस कौन प्रोवाइडर्स है. एक्चुअली कोई मेडिकली इक्विप्ड व्हीकल विच ट्रांसपोर्ट्स पेशेंट्स टू ट्रीटमेंट फैसिलिटीज सच एज हॉस्पिटल्स. Typically out of hospital medical care is provided to the patient during the transport. यानी कि एक ऐसा व्हीकल जो कि मेडिकली इक्विप्ड है, जिसमें पेशेंट को लिया जाता है नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ भी अवेलेबल है, और उसमें आउट ऑफ हॉस्पिटल मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, यानी कि उस जर्नी पीरियड में. क्योंकि यू नेवर नो पेशेंट की कंडीशन क्या है, और पेशेंट कितनी भी सीरियस पोजिशन में हो सकता है. कई बार तो उसको लाइफ सपोर्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट हो जाती है. जैसे ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन का सिलेंडर होना जरूरी है उसको. तो मेडिकली इक्विप्ड के मायने ये है कि जो भी इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी इमरजेंसी मेडिसिन्स हैं,
जो भी इमरजेंसी सपोर्ट्स हैं वो उसमें इंस्टॉल्ड होते हैं, क्योंकि जब तक हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच जाता व्हीकल तब तक मेडिकल केयर कंटिन्यूएशन में ट्रांसपोर्टेशन में प्रोवाइड की जाती रहे, यही इसका ऑब्जेक्टिव होता है। कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल इंसिडेंट वाले प्लेस से बहुत दूर होते हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, और यहाँ तक कि बड़े शहरों में तो 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बीइंग द क्राउडेड प्लेसेस। हर सर्किल को क्रॉस करना ही मुश्किल हो जाता है, रेड लाइट्स को क्रॉस करना मुश्किल होता है। हालांकि एम्बुलेंस एक ऐसा व्हीकल है जिसको भी ये प्रिविलेजेस है। तो एम्बुलेंसेज आर यूज्ड टू रेस्पॉन्ड टू मेडिकल इमरजेंसीज बाय इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, यानी कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन की इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एम्बुलेंस प्रोवाइड करती हैं मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, और इस पर्पज़ के लिए दे आर जनरली इक्विप्ड विद फ्लैशिंग वार्निंग लाइट्स एंड सायरन्स। आपने देखा होगा एम्बुलेंस के ऊपर सायरन लगे होते हैं, फ्लैशिंग वार्निंग्स या लाइट्स लगी होती हैं जिनसे कि ये इंडिकेशन मिलता है ये एम्बुलेंस है, और ये इंडिकेशंस पब्लिक को शो करते हैं कि इनके लिए रास्ता दे दिया जाए क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी है। तो कोई भी कॉमन सेंस का व्यक्ति सबसे पहले एम्बुलेंस को रास्ता देता है। They can rapidly transport paramedicals and other first responders to the scene, carry equipment for administering emergency care and transport patients to hospital of the other definitive care. एम्बुलेंस का पहला और एकमात्र ऑब्जेक्ट यही है कि उसको जल्दी से जल्दी पैरामेडिकल फैसिलिटीज देते हुए ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जाए जहां उसकी मेडिकल इमरजेंसी को क्योर किया जा सके या डेफिनेटिव केयर उसको मिल जाए। लेकिन ये जो एम्बुलेंसेस हैं ये ज़रूरी नहीं कि एम्बुलेंस वाली शेप में ही यूज़ हो, इसके लिए और अदर तरीके के व्हीकल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वैन है, पिकअप ट्रक है, इवन इन विलेजेस और रूरल एरियाज में यू विल फाइंड मोटरसाइकिल इज यूज्ड एज ए एम्बुलेंस, बसेज हैं, लाइमोजीन है, एयरक्राफ्ट्स हैं, बोट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन and the places, these all vehicles are used as ambulance। लेकिन उसको मेडिकली इक्विप करना होगा, फ्लैश वार्निंग्स इंस्टॉल करने होंगे, सायरन्स प्रोवाइड करना होगा जिससे पब्लिक को इंडिकेशन मिले कि दिस इज एन एम्बुलेंस व्हीकल। आप किसी भी बस को या अगर पिकअप ट्रक को अगर एम्बुलेंस की तरह यूज़ कर रहे हैं और पब्लिक को सायरन नहीं मिल रहा है, nobody will give you the place, you have to walk like a common man और you have to run your vehicle like a common man। तो वहाँ मेडिकल इमरजेंसी वाली कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती। ये जो वार्निंग्स लाइट्स एंड सायरन्स हैं इसी से पब्लिक को इंडिकेशन जाता है। पॉलिसी के कुछ की फीचर्स समझिए। ये पॉलिसी ये कहती है कि एम्बुलेंस फीस आर ओनली पेबल इन द इवेंट ऑफ ए मेडिकल इमरजेंसी। This policy does not cover any pre-planned hospitalization। मेडिकल इमरजेंसी कब होती है? कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चीज़ ऊपर से आके गिर गई, अचानक हार्ट अटैक हो गया, या ऐसा ही कोई सीन जिसमें कि इमीडिएट मेडिकल केयर चाहिए, तो वहाँ प्री प्लान जैसी कोई पोजीशन नहीं। वहाँ तुरंत आपको हॉस्पिटल के लिए रश करना है या ऐसी जगह के लिए जाना जहाँ पर कि ट्रीटमेंट हो सके। तो मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन में ही ये पॉलिसी एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करती है। बेनिफिट्स अंडर दिस पॉलिसी मैक्सिमम कैन बी यूटिलाइज 2 times ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। यानी पॉलिसी 1 साल की है, 12 महीने की है, 365 डेज की है, लेकिन उस 1 ईयर के पॉलिसी पीरियड में ये जो बेनिफिट है इंश्योर्ड उसको 2 बार क्लेम कर सकता है मैक्सिमम। एक ही बार हो, एक भी बार नहीं हो, जरूरत ना पड़े। एनी कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू एम्बुलेंस सर्विसेज ओवर एंड अबव द स्कोप ऑफ कवर ऑफ दिस पॉलिसी विल डायरेक्टली कवर्ड बाय द इंश्योर्ड।
यानी कि जो फाइनेंशियल लिमिट है पॉलिसी के कवरेज की, अगर उससे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है मेडिकल एम्बुलेंस पर इन एनी केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, तो जो ओवर एंड अबव फाइनेंशियल लिमिट जो भी एक्सपेंडिचर है वो इंश्योर्ड बियर करेगा। दिस इज अनडिस्प्यूटेड, क्लियर कट डायरेक्शन पॉलिसी इसका को कवर नहीं करेगी। कोई भी कॉस्ट हो, कोई भी एक्सपेंसेस हो जो कि एम्बुलेंस सर्विस में की गई हो, अगर वो पॉलिसी के कवरेज के फाइनेंशियल लिमिट से ज़्यादा है तो ऊपर का खर्चा ओवर एंड अबव एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय द इंश्योर्ड। इस पॉलिसी के पर्पज के लिए ज्योग्राफिकल एरिया रहेगा इंडिया, विद इन इंडिया एनीवेयर, क्योंकि कोई भी पर्सन या इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर इंडिया के किसी भी कोने में है और वहाँ उसको मेडिकल इमरजेंसी हो गई है तो ही कैन यूटिलाइज दिस पॉलिसी, ही कैन यूटिलाइज द एम्बुलेंस फॉर मेडिकल इमरजेंसी, ही कैन अवेल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। Maybe the policy is taken from one city like Bangalore, Chennai, Kolkata, but the person may use to travel across the country. कहीं भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है, किसी भी समय मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। तो हर सिचुएशन में विद इन इंडिया इस पॉलिसी का बेनिफिट अवेल किया जा सकता है। प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप मस्ट बी सबमिटेड एट टाइम ऑफ फाइलिंग ए क्लेम। पॉलिसी में जो भी फैमिली मेंबर कवर्ड है उसका इंश्योर्ड से क्या रिलेशनशिप है, उसको पॉलिसी लेते समय प्रूव करने की जरूरत नहीं है, केवल प्रोपोजल फॉर्मेट डिटेल काफ़ी है। लेकिन क्लेम के टाइम पे प्रूव करना पड़ेगा कि आपका क्या रिलेशन है, वाइफ है, हस्बैंड है, सन है, डॉटर है, पेरेंट्स से क्या है। पॉलिसी का स्कोप देखिए, इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी किसी भी तरीके की हो सकती है, एक्सीडेंटल हो सकती है, सिकनेस रिलेटेड हो सकती है, इलनेस रिलेटेड हो सकती है, सडन कॉमा हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये पॉलिसी के तहत दिस विल प्रोवाइड एन एम्बुलेंस अप टू द कवर्ड डिस्टेंस, या तो एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाएगी और या reimburse actual fare expenses for the reasonable and customary charges necessarily incurred on availing ambulance services। यानी दिए ऑप्शन तो दो दिए गए हैं, लेकिन पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि मैं अगर जयपुर में रहता हूँ, मैं मुंबई गया हुआ हूँ, वहाँ मेरे को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, वहाँ मेरे को तुरंत एम्बुलेंस आई, तो मैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी का रेफरेंस देकर के ये तो कह सकता हूँ मुझे मेडिकल इमरजेंसी है, मैं एम्बुलेंस चाहिए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है कि मेरे को मुंबई में एम्बुलेंस प्रोवाइड करूँगा, या मैं कहीं इंटीरियर प्लेसेस पर हूँ, भोपाल में हूँ, जबलपुर में हूँ, रतलाम में हूँ, वहाँ मुझे मेडिकल इमरजेंसी है और एम्बुलेंस प्रोवाइड करेंगे, तो एक्सपेंसेस तो रियम्बर्स किए जा सकते हैं। जो भी मैंने मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस हायर करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, लेकिन एम्बुलेंस प्रोवाइड कराने के लिए कंपनी को एक नेशन वाइज नेटवर्क खड़ा करना पड़ता है, नेटवर्क ऑफ एम्बुलेंसेस। ऑल इंडिया में हमारी कंपनी का एम्बुलेंस का एक नेटवर्क खड़ा हो, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग एम्बुलेंस, कंपनी विल reimburse actual fare or expenses for the reasonable and customary charges necessarily incurred on availing ambulance services। अब मेरे को मुंबई में चाहिए, बेशक 6 किलोमीटर पे हॉस्पिटल है, लेकिन चार्ज करने वाला 6,000 रुपये चार्ज कर रहा है, तो मुझे 6,000 रुपये देने होंगे। अब मेरी इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल लिमिट क्या है, उसमें अगर 6,000 पेबल है तो इंश्योरेंस कंपनी 6,000 प्रोवाइड कर देगी, या उससे कम पेबल है तो कम प्रोवाइड कर देगी। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड एन एम्बुलेंस, इंस्टेड द कंपनी विल रियम्बर्स एक्चुअल फेयर और द रीजनेबल चार्जेस। तो ये जो पॉलिसी में स्कोप ऑफ कवर दिया हुआ है, इसका ऑप्शन तो दोनों प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि अगर किसी भी प्लेस पर ये पॉसिबल होगा एम्बुलेंस प्रोवाइड कराया जा सके तो
कंपनी चाहे तो प्रोवाइड कर सकती है, बट फिजिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। जहाँ जहाँ प्रोवाइड किया जा सकते हैं वहाँ भी कंपनी इन फ्यूचर प्लान कर सकती है या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम प्लान कर सकती है, लेकिन ये अपने आप एक बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट बिजनेस हो जाएगा, जो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कोई पर्सन की बात है, जैसे ऑल इंडिया में एडवोकेट खड़े करने हैं आपको, या ऑल इंडिया में सर्वेयर्स चाहिए आपको, वो पॉसिबल है। प्रॉपर्टीज़ खड़ी करनी हो या व्हीकल्स खड़े करने हो, वो पॉसिबल नहीं। तो इसलिए द बेटर ऑप्शन इज टू रिएम्बर्स एक्चुअल फेयर एक्सपेंसेस फॉर रीजनेबल एंड कस्टमर चार्ज। सर्विस अवेलेबल फ्रॉम, इस पॉलिसी के तहत कहाँ से कहाँ तक की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्लास। क्योंकि श्री एम्बुलेंस सर्विस फॉर हॉस्पिटल असिस्टेंट पॉलिसी नाम की जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, इसमें केवल और केवल एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करनी। अब एम्बुलेंस भी अगर नहीं दी जा रही है तो उसके एक्चुअल एक्सपेंसेस रिएम्बर्स करने हैं। क्वेश्चन ये है कि कहाँ से कहाँ तक के एक्चुअल मेडिकल इमरजेंसी के एम्बुलेंस हायर करने पर किए गए खर्चे रिएम्बर्स किए जाएंगे। तो इसमें क्या लिमिटेशन? फर्स्ट, प्लेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। जहां पर कोई वारदात हुई है, मान लिया कोई एक्सीडेंट हो गया है, उस प्लेस से नियरेस्ट हॉस्पिटल तक का जो भी एम्बुलेंस का खर्चा है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सेकेंड, वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग बेटर मेडिकल एंड फॉर मेडिकल इमरजेंसी। कई बार क्या होता है, जैसे किसी को एक्सीडेंट हुआ और पैर में कंप्लीट मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए दोनों। अब एम्बुलेंस हायर की गई, एम्बुलेंस ने नियरेस्ट हॉस्पिटल तक ले जाके छोड़ा, लेकिन वो जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ जाने पर पता लगा दिस इज एन ENT हॉस्पिटल। वहाँ तो ट्रीटमेंट सिर्फ ईयर नोज एंड थ्रोट का ही पॉसिबल है, तो वो तो वहाँ तक तो जाने का पर्पज फेल हो गया। कहने को तो वो नियरेस्ट हॉस्पिटल, क्या करना होगा? वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग बेटर मेडिकल एड, क्योंकि वहाँ तो पैर का तो इलाज हो सकता है या हड्डियों का इलाज तो हो सकता है, लेकिन उस हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सिर्फ ENT हॉस्पिटल। तो वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल तक जहाँ पर कि ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जाने का खर्चा भी कवर्ड है। मीन्स वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग बेटर मेडिकल एड फॉलोइंग द मेडिकल इमरजेंसी। अब मेडिकल इमरजेंसी तो है, ये केस ही मेडिकल इमरजेंसी का है, लेकिन जहाँ पर एक हॉस्पिटल में प्रॉपर सर्विस नहीं है या वो एप्रोप्रिएट सर्विस नहीं है या कंसर्न सर्विस नहीं है, तो दूसरे हॉस्पिटल जाने की इमरजेंसी हो सकती है। उस केस में दूसरे हॉस्पिटल तक जाने का भी मेडिकल खर्चा रिएम्बर्स होगा। और हॉस्पिटल टू इंश्योर्स होगा, अगर हॉस्पिटल से इंश्योर को घर तक जाना है, एम्बुलेंस को थ्रू जाना है, क्योंकि द पर्सन इज नॉट इन ए मोबाइल कंडीशन, ही हैज टू बी carried through an ambulance as a patient, in that case also ambulance can be hired। तो तीनों सिचुएशंस में मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए एम्बुलेंस सर्विसेज हायर की जा सकती है, और ये तीनों ही सिचुएशंस पॉलिसी में कवर्ड हैं। इन तीनों ही सिचुएशंस में इंश्योरेंस कंपनी श्री एम्बुलेंस सर्विस फॉर हॉस्पिटल असिस्टेंस के तहत मेडिकल एक्सपेंसेस को या एम्बुलेंस के एक्सपेंसेस को रिएम्बर्स करेगी टू द एक्सटेंट ऑफ द फाइनेंशियल लिमिट। दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन दिस पॉलिसी। अब ये नॉट नेसेसरीली कि एक्सीडेंट के केस में ऐसा हो, इलनेस के केस में भी ऐसा हो सकता है। इलनेस मीन्स कोई भी बीमारी, सिकनेस और डिजीज और पैथोलॉजिकल कंडीशन leading to the impairment of normal physiological function, which manifests itself during the policy period and requires medical treatment। कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी, जैसे मान लिया किसी को पैरालिसिस है,
या किसी को फिट्स आते हैं, चक्कर आ गए कि पड़े रोड पे। अब ये कोई एक दिन की बात है या कोई और कंडीशन, कार्डियक अरेस्ट हुआ, होश ही नहीं। तो दिस काइंड ऑफ सिकनेस और इलनेस, जो कि मेडिकल लैंग्वेज में पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जिसकी वजह से एम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो सकता है। आप उस पोजीशन में ही नहीं है कि मूव कर सकें, चल सकें, फिर सकें, खुद पहुंच सकें। तो ये सब मेडिकल इमरजेंसी के केस में आएगा। इसलिए इलनेस भी कवर्ड है, सिकनेस भी कवर्ड है, एक्सीडेंट भी कवर्ड है। और ऐसे कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें कि खुद का पर्सन का मूवमेंट नहीं है, जो कि इंश्योर्ड है या पॉलिसी होगा, तो वो मेडिकल इमरजेंसी के नाते एम्बुलेंस हायर कर सकता है। इंजरी मीन्स कोई भी फिजिकल बॉडीली हार्म क्योंकि अचानक हो जाता है। ये इलनेस या डिजीज के अलावा भी हो सकता है, क्योंकि ये किसी भी ऐसे बाहरी कारण से होता है या किसी भी ऐसे घातक कारण से जो कि शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। किसी भी चीज से ज्यादा टकरा गए या कोई चीज बॉडी में एंटर हो, सरिये जा रहे हैं, पीछे से बाइक पे आप इंश्योर्ड जा रहा है, सरिये वाले आगे वाली गाड़ी ने अचानक ब्रेक मारी, पीछे वाला गैस नहीं कर सकते, अचानक टकराया और सरिया एंटर हो गया, बहुत घातक स्थिति होगी। या ऐसी कोई भी चीज़ जो कि बॉडी में पेनफुली एंटर हो जाए या हार्ट पहुंचा दे, टकरा दे, कोलाइड हो जाए। इवन पिलर से टकराना भी इंजरी कॉज कर सकता है। किसी भी बोर्ड या साइन बोर्ड से टकराना भी इंजरी हो सकता है। किसी भी फॉर्म में कोई भी एक्सीडेंटल फिजिकल बॉडी लिया इंजरी कर सकता है बॉडी। कोई वायर गिर गया, कोई पेड़ गिर गया, कोई ऊपर का आइटम गिर गया दुकान के, कोई फ्लाइट जा रही है उसमें से कोई सामान डिवाइस गिर गया या कोई लगेज गिर गया, एनीथिंग कैन हैपन। तो ये सब क्या है? एक्सटर्नल वायलेंट एंड विजिबल आइटम्स। एक्सटर्नल यानी बाहर, ईश्वर के खुद कहते हैं, वायलेंट घातक है, विजिबल है दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि सडन हो रहा है सब कुछ, एक्सीडेंटल है, तो पर्सन कैन नॉट कंट्रोल। कोशिश भी करता है, रोकने की कोशिश भी करता है, रुक जाता है, अगर इनको नहीं रुकता तो दैट कैन कॉज इंजरी टू द बॉडी। एम्बुलेंस आप समझ गए, एक रोड व्हीकल ऑपरेटेड बाय ए लाइसेंस्ड ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर एंड इक्विप्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड पैरामेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन्स रिक्वायरिंग मेडिकल अटेंशन। एक खास चीज़ यहाँ आपको देखनी है कि एम्बुलेंस रोड व्हीकल का ही कवर्ड है पॉलिसी में, पॉइंट नंबर 1। एयर एम्बुलेंस कवर्ड नहीं है, वाटर एम्बुलेंस कवर्ड नहीं है। दूसरी चीज, ये जो एम्बुलेंस है इट मस्ट बी ऑपरेटेड बाय ए लाइसेंस्ड और ऑथराइज्ड पर्सन और सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि नॉर्मल जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं एम्बुलेंस के, या तो हॉस्पिटल का एम्बुलेंस हो या अगर किसी एजेंसी का हो तो वो लाइसेंस्ड हो। कोई भी XYZ की रसीद काम नहीं करेगी, क्योंकि रसीद तो चाहिए आपको क्लेम के लिए। और फिर मेडिकली इक्विप्ड व्हीकल हो जिसमें कि पैरामेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज हो, उसी को कहेंगे। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ रास्ते में और किसी थर्ड पर्सन ने अपनी कार से छोड़ दिया हॉस्पिटल पे और उसने रसीदी बना के दे दी, भाई मेरे को 2000 रुपये दे देना, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज द एम्बुलेंस। क्योंकि ना तो उसकी गाड़ी में कोई पैरामेडिकल फैसिलिटीज है, ना वो लाइसेंस है, ना वो कोई ऑथराइज्ड एम्बुलेंस प्रोवाइडर है। तो ऐसी सिचुएशंस क्लेम्स के टाइम पे क्रिटिकल हो सकती है। इसलिए कोई भी ऑपरेटेड बाय ए लाइसेंस और ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर से ही एम्बुलेंस हायर करनी चाहिए। अब पॉलिसी में फैमिली कवर्ड है, लेकिन यहाँ फैमिली का अर्थ क्या है जैसे इस पॉलिसी के पर्पज से फैमिली का मतलब है सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन
एंड पेरेंट्स। अब ये चारों को समझना। सेल्फ तो इंश्योर्ड में मतलब अगर लेडी ले रही है, वाइफ ले रही है पॉलिसी, तो सेल्फ हो गई, हस्बैंड ले रहे तो सेल्फ हो गई। स्पाउस, इसके वाइस वर्सा जो भी पर्सन है वो भी। लेडी के केस में हस्बैंड स्पाउस हो गया, हस्बैंड के केस में वाइफ का स्पाउस। सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की डेफिनेशन थोड़ी ब्रॉड है, क्योंकि चिल्ड्रन में इंक्लूडिंग अनमैरिड चिल्ड्रन, स्टेप चिल्ड्रन, लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन who are financially dependent and aged up to 25 years। तो यहाँ थोड़ा वाइड स्कोप है चिल्ड्रन। नॉर्मली आप देखते हैं घरों में 1 या 2 बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ चिल्ड्रन की डेफिनेशन में स्टेप चिल्ड्रन को भी शामिल किया गया है, लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन को भी शामिल किया गया है, और कोई भी ऐसा बच्चा जो कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट है पेरेंट्स के ऊपर और 25 साल से उसकी एज कम है, वो चिल्ड्रन के पॉलिसी में कवर करते हैं। पेरेंट्स, देयर इज नो एज लिमिट फॉर पेरेंट्स, मदर फादर, तो फैमिली का स्कोप थोड़ा सा वाइड हो गया। अब प्लान कितने हैं पॉलिसी में देखिए, क्योंकि श्री एम्बुलेंस सर्विस फॉर हॉस्पिटल असिस्टेंस के नाम का ये जो प्रोडक्ट है, इसमें केवल 2 प्लान है। इसमें केवल 2 प्लान है, लेकिन ये जो प्लान है इन दोनों में फैमिली कवर्ड है, चाहे इंडिविजुअल पॉलिसी ले या फैमिली ले, दोनों के लिए फैमिली कवर्ड है। प्लान का जो बेसिस है वो है डिस्टेंस, ये आपको समझना होगा। बोथ प्लान्स आर बेस्ड ऑन दी डिस्टेंस, क्योंकि हम यहाँ किस चीज़ की डिस्कवर कर रहे हैं? डिस्टेंस ट्रेवल थ्रू एम्बुलेंस, उसका एक्चुअल फेयर रिम्बर्समेंट होगा। तो जो प्लान बनाए गए हैं वो डिस्टेंस के बेस पर है। प्लान 1 में क्या है? अप टू 10 किलोमीटर्स, यानी किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में आप एम्बुलेंस हायर करते हैं और 10 किलोमीटर तक का आपका हॉस्पिटलिटी रेस्ट, हालांकि आपको भी पता नहीं है क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी कहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर आपने प्लान 1 लिया है तो 10 किलोमीटर तक की रिस्क कवर की जाएगी, जिसका फैमिली के लिए प्रीमियम 875 है और विद जीएसटी ये हो जाता है 1033। ये प्लान बना, सिंपल सा प्लान, तो इसमें टिपिकल कुछ भी नहीं है, ना आपको प्रीमियम कैलकुलेशन की जरूरत है। प्रीमियम ऑलरेडी वर्क आउट, अप टू 10 किलोमीटर्स फैमिली प्रीमियम इज 875 विद जीएसटी, दिस इज 1033। प्लान 2 सिमिलरली बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, लेकिन इसमें जो डिस्टेंस लिमिटेड दैट इज 20 किलोमीटर्स, जस्ट डबल ऑफ द प्लान, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि हॉस्पिटल बहुत नज़दीक हो। अगर दूर भी है और एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाना है तो वो कवरेज इसमें मिल सकता है। 20 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर होगी, 20 किलोमीटर्स तक का फेयर रिएम्बर्सेबल होगा। प्लान 2 का प्रीमियम 1000 प्लस जीएसटी, 18% जीएसटी आप ऐड करते हैं तो प्रीमियम हो जाता है 1.8। कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। दोनों प्लान के लिए जो मैक्सिमम पेमेंट पेबल है दैट इज 5000। अब जो मैं रिपीटेडली वर्ड यूज कर रहा हूँ फाइनेंशियल लिमिट, वो ये फाइनेंशियल लिमिट है कि किसी भी प्लान में 5000 रुपीज से ज़्यादा रियम्बर्स नहीं किया जाएगा। फिर से सुन लीजिए, चाहे प्लान ए लिया हो या प्लान बी लिया हो, दोनों प्लान में डिस्टेंस का फर्क है। अगर प्लान ए लिया है तो 10 किलोमीटर तक का जर्नी कवर हो जाएगी, प्लान बी लिया है तो 20 किलोमीटर तक की जर्नी कवर हो जाएगी, लेकिन दोनों ही केस में 5000 रुपीज से ज़्यादा का पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी, क्योंकि जो मैक्सिमम पेमेंट पेबल है
दोनों प्लान में अंडर सीरीज एम्बुलेंस सर्विस फॉर हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटल असिस्टेंस उसकी मैक्सिमम लिमिट है 5000 रुपीज़। तो ये स्लाइड आपको समझने वाली है क्योंकि बेसिक कवरेज असली पॉलिसी का यही है। दो प्लान हैं, पहले में 10 किलोमीटर है, दूसरे में 20 किलोमीटर कवर्ड है और मैक्सिमम पेमेंट पेबल 5000 रुपये है। दोनों का प्रीमियम ऑलरेडी डिसाइडेड है। प्लान 1 का 1033 पर सेल कर देना, प्लान 2 को 1183 पर सेल कर देना। सब चलिए नेक्स्ट। अब कुछ कंडीशंस देखिए। ये पॉसिबल पे ओनली इन द इवेंट ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, हैंस प्री प्लान सर्विस इज नॉट कवर्ड। प्री प्लान सर्विस क्या हो सकती है? जैसे मान लिया कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसके लिए कोई मेडिकल इमरजेंसी चाहिए तो वो यहाँ कवर नहीं है क्योंकि ये एक्सीडेंटल इमरजेंसीज के लिए मेडिकल इमरजेंसी। सेकेंड, बेनिफिट कैन बी यूटिलाइज्ड 2 times ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड फॉर ऑल द फैमिली मेंबर्स। 2 times पॉलिसी पीरियड में 2 टाइम ये बेनिफिट अवेल किया जा सकता है। थर्ड, जोग्राफिकल एरिया एनीवेयर इन इंडिया। इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर पॉलिसी जिसके पास है किसी भी प्लेस पर हो, इंडिया में कहीं भी हो, in any case of medical emergency, maybe due to accident, due to injury, due to sickness, due to illness, medical emergency create होते ही he can hire an ambulance. Ambulance will not be provided by the insurance company, but the expenses maximum 5000 rupees can be provided or reimbursed by the insurance company. Any cost and expenses pertaining to ambulance service over and above the scope of cover of this policy will directly borne by the insurer. अगर उसने हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस हायर किया है, 7000 रुपये पे करने पड़े, 8000 रुपये पे करने पड़े तो ठीक है, 5000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, रेस्ट ऑफ द अमाउंट ये भी है। क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी थी और कोई ऑप्शन नहीं था, आपको मेडिकल इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस हायर करनी थी। पॉलिसी ले रखी आपने इसलिए आपको और भी कॉन्फिडेंस है क्योंकि 5000 रुपये तक की इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर देंगे। तो फाइनेंशियल लिमिट 5000 तक की तो इंश्योरेंस कंपनी की लिमिट में आ गई, रेस्ट ऑफ द अमाउंट यू हैव टू पे। वेटिंग पीरियड भी है पॉलिसी। कैसे? अगर कोई एक्सीडेंट का केस है तो कोई वेटिंग पीरियड नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट इज सच एन एक्सीजेंसी वेयर पर्सन कैन नॉट वेट इवन फॉर ए मिनट। सेंसेस में हो तो भी और सेंसेस में नहीं है तो भी जो भी उसके अटेंडेंट हैं दे विल इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल। एक्सीडेंट में क्या हुआ ये ऊपरी या आउटर कंडीशन देखने से कभी पता नहीं लग पाता। इंटरनली क्या हुआ है ये हॉस्पिटल पहुंचकर ही डॉक्टर्स ने चेकअप करना होता है। तो देयर इज नो वेटिंग पीरियड इन केस ऑफ एक्सीडेंट, बट इन केस ऑफ इलनेस, कोई बीमारी है तो 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट पॉलिसी फ्रॉम इंसेस पर पॉलिसी। किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को शुगर की बीमारी है और उसको मेडिकल इमरजेंसी में जाना है, घर से जाना है चाहे या किसी और प्लेस से जाना है, तो 30 days का वेटिंग पीरियड है। लेकिन ये केवल पहली पॉलिसी पर अप्लीकेबल है। पहली पॉलिसी का मतलब जिस दिन से आपने पॉलिसी ली, फर्स्ट 30 days में आप क्लेम नहीं कर सकते। 31st डे से या उसके बाद कभी भी मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है तो एम्बुलेंस हायर कर सकते हैं, क्योंकि ये वेटिंग पीरियड के क्लॉज रिन्यूअल पर लागू नहीं होगा। नो वेटिंग पीरियड फॉर इलनेस एंड एक्सीडेंट। रिन्यूअल के मायने पॉलिसी ऑलरेडी 1 साल चल चुकी है। 30 days का पीरियड के क्लॉज केवल इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी में था, वो 30 days का पीरियड ओवर हो चुका है। Now for every renewal there shall be no waiting period. और फर्स्ट पॉलिसी में भी इनिशियली फ्रॉम द इंसेप्शन डेट से अगर केस एक्सीडेंट का है तो भी कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं। तो वेटिंग पीरियड पे कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। एक्सीडेंट के केस में कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, इलनेस के केस में है लेकिन केवल पहली पॉलिसी पर है, वो भी 30 days का है, उसके बाद कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रिन्यूअल के केस में कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, चाहे वो फर्स्ट रिन्यूअल हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, कुछ भी हो।
क्योंकि पहली साल में जब पॉलिसी ली जाती है उसको इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी बोला जाता है, सेकेंड ईयर के लिए जो पॉलिसी ली जा रही है उसको रिन्यूअल बोला जाता है। तो 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद कोई भी वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आपको मैं क्लेम अगर कोई आ जाता है तो वो कैसे ट्रीट होगा उस पर थोड़ा सा आइडिया देगा, जैसे आपके माइंड में कंफ्यूजन ना आए। क्योंकि सबके माइंड में एक डाउट होगा कि जब प्लान ए में भी 5,000 रुपये पेबल है, प्लान बी में भी 5,000 रुपये पेबल है, तो किसी को भी प्लान बी लेने की जरूरत क्या है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, 5,000 रुपीज़ की मैक्सिमम लिमिट क्या कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है किसी सिचुएशन। तीसरी चीज़, अगर कम पैसे की रसीद है तो कितना मिलेगा, क्या 5,000 का क्लॉज वहाँ भी लागू होगा? ये सारे डाउट्स आप क्लियर कर लीजिए। देखिए, क्लेम कैलकुलेशन का फॉर्मूला है कैलकुलेटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल बिल पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल किलोमीटर रन। तो जो किलोमीटर ऑप्टेड है, किलोमीटर ऑप्टेड किससे होंगे? प्लान ए, प्लान बी। प्लान ए में 10 किलोमीटर के ऑप्टेड किया है, प्लान बी में 20 किलोमीटर। क्लेम अमाउंट विल बी पेबल सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ कैलकुलेटेड अमाउंट और एक्चुअल बिल अमाउंट और प्लान ऑप्टेड। अब प्लान लिमिट ऑप्टेड ए, किलोमीटर ऑप्टेड बी। अब इसको समझ लिया कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लिया प्लान लिमिट हमने लिया है ए, मैंने एक पॉलिसी ली श्री एम्बुलेंस वाली। प्लान लिया ए, मेरी 10 किलोमीटर की, उसमें डिस्टेंस कवर, मैक्सिमम पेमेंट 5,000 रुपये है। मेरे को मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी, मैंने एम्बुलेंस हायर की और एम्बुलेंस वाले ने 4,000 मेरे से चार्ज किया। हॉस्पिटल 8 किलोमीटर पर था, मैंने 8 किलोमीटर ट्रेवल किया और 4,000 उसको पे कर दिया। तो इस केस में मुझे कितना क्लेम अमाउंट मिलेगा? क्योंकि 8 किलोमीटर भी मेरी लिमिट में है, 4,000 भी मेरे लिमिट में है, तो पूरा 4,000 मुझे मिल जाएगा। नो एनी अदर डिडक्शन एप्लीकेबल टू दी पॉलिसी। यहाँ ना तो कोई कंपल्सरी एक्सेस है, ना कोई डेप्रिसिएशन है, ना कोई और अदर पॉलिसी एक्टिविटीज है। 10 किलोमीटर का कवरेज अलाउड था, 5,000 रुपये तक की मैक्सिमम लिमिट थी। प्लान ए था, 4,000 रुपये मैंने पे किए, 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया एम्बुलेंस से, 4,000 रुपये मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने रिइंबर्स कर दिया। कॉन्सेप्ट इसके लिए कोई डाउट? सेकेंड सिचुएशन, प्लान मैंने ये लिया है कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर्ड है, 5,000 तक पे कर जाए। मैं जब मेडिकल इमरजेंसी में 7 किलोमीटर जाना पड़ा, लेकिन मैं किसी मेट्रो में था, बड़े सिटी में था, उस एम्बुलेंस ने मेरे को 7 किलोमीटर चलने के लिए 9,000 रुपये चार्ज किया। हो सकता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा शहर है, क्राउडेड सिटी है। 7 किलोमीटर चलने के लिए 9,000 चार्ज। मेरी पॉलिसी कहती है 10 किलोमीटर तक अलाउड है, मैक्सिमम लिमिट पेमेंट 5,000। तो यहाँ क्या होगा? 7 किलोमीटर चलाऊँ मैं यानी कि लिमिट में चलाऊँ, तो मेरे को 9,000 तो नहीं मिलेंगे क्योंकि फाइनेंशियल लिमिट ही 5,000 की, तो 5,000 रुपये किलोमीटर। सिंपल, कोई डाउट नहीं। थर्ड सिचुएशन, प्लान ए है, 10 किलोमीटर्स का कवरेज है, 5,000 की फाइनेंशियल लिमिट। मैंने मेडिकल इमरजेंसी में 11 किलोमीटर्स चलने पड़ी, एम्बुलेंस 11 किलोमीटर चली और 4,500 रुपीज़ मैंने पे किए। यहाँ सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है।
क्योंकि मेरी मेडिकल एम्बुलेंस को 11 किलोमीटर चलने की इजाज़त नहीं है। मेरी पॉलिसी कवरेज में केवल 10 किलोमीटर का कवरेज है। हाँ, जो पेमेंट किया मैंने वो विद इन लिमिट है 4500, लेकिन वो 4500 मेरे को 11 किलोमीटर का देना पड़ा। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी तो केवल 10 किलोमीटर का ही देगी। तो यहाँ मेरा 1 किलोमीटर का पैसा कट जाएगा और मेरे को केवल 4091 मिलेगा ऊपर वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इसी तरीके की सिचुएशन 4th एग्जाम्पल में प्लान ए है 10 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर्ड है, 5000 मैक्सिमम पे। मुझे मेडिकल इमरजेंसी में 12 किलोमीटर चलना पड़ा और 12 किलोमीटर के मैंने 11,000 पे किए। 12 किलोमीटर के मैंने 11,000 पे किए। तो क्योंकि यहाँ मैंने अमाउंट जो पे किया है और 5,000 का डबल, मोर देन डबल पे किया है। ट्रैवल भी मेरा 10 किलोमीटर से ज़्यादा है। इंश्योरेंस कंपनी पैसे कब काटती? जब 5,000 से कम होता। यहाँ 5,000 से ज़्यादा है, मोर देन डबल है, तो मुझे मैक्सिमम 5,000 ही पे होगा। हालांकि मैंने 11,000 पे किया है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है कैलकुलेटेड अमाउंट इज इक्वल टू एक्चुअल बिल अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल किलोमीटर रन, इससे जो मेरा पेबल अमाउंट बनता हुआ है 9167, लेकिन लिमिटेड फाइनेंशियल 5,000 की है तो केवल 5,000 ही पे होगा। तो दिस इज द वे हाउ द क्लेम्स हैव बी सेटल्ड। अब इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन रहा नहीं। की एक्सक्लूजन पॉलिसी में केवल एक ही एक्सक्लूजन है, एयर एम्बुलेंस इज नॉट कवर्ड, यानी कि रोड एम्बुलेंस across the country from any place to any place is covered। ये भी जरूरी नहीं कि एम्बुलेंस वैन शेप में ही हो। जहाँ जिस पोजीशन में मेडिकल एम्बुलेंस अवेलेबल है, चाहे वो मोटरसाइकिल में अवेलेबल है, चाहे वो लाइमोजीन में अवेलेबल है, चाहे वो ट्रक की शेप में है, चाहे वो बस की शेप में है, एक मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ऑथराइज्ड या लाइसेंस्ड एम्बुलेंस अगर वो है तो वो व्हीकल ऑन रोड इस्तेमाल किया जा सकता है और उसकी रिसीप्ट वैलिड होगी। की एक्सक्लूजन इज ओनली फॉर एयर एम्बुलेंस। अगर कोई क्लेम की सिचुएशन आ जाती है तो इंश्योर को क्या करना होगा? द फर्स्ट थिंग इज टू इंटीमेट इमीडिएटली, और उसके लिए आजकल सारे साधन हैं। 24/7 क्लेम हेल्प डेस्क काम करता है कंपनी, टोल फ्री नंबर अवेलेबल है ही 2 मेल आईडी से इंटीमेट कर दीजिए, कॉल से इंटीमेट कर दीजिए, टोल फ्री नंबर से इंटीमेट कर दीजिए, वेबसाइट से इंटीमेट कर दीजिए, सिर्फ इंटीमेट करना। वंस द इंटीमेशन इज गिवन, क्लेम इज रजिस्टर्ड एंड कंपनी विल कम इनटू एक्शन, पॉलिसी विल बी वेरीफाइड एंड द क्लेम प्रोसेस विल स्टार्ट। अब यहाँ तो ये भी नहीं है कि सर्वेयर को भेजना है, लॉस असेसमेंट कराना है, फोटोग्राफ लेने हैं, वो सब चीज़ भी नहीं है। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत नहीं है, तो बहुत सिंपल प्रोसीजर हो जाएगा, क्योंकि सफिशिएंट प्रूफ ऑफ द एम्बुलेंस इज एनफ टू सेटल द क्लेम। किसी भी XYZ व्हीकल की रिसीट एप्लीकेबल नहीं होगी। ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर हो, व्हीकल एक मेडिकली इक्विप्ड हो और रोड व्हीकल, तो क्लेम विल बी एंटर्ड। अब क्लेम के टाइम पर डॉक्यूमेंटेशन कैसे कीजिएगा? विदिन 7 days तो क्लेम भी सेटल हो जाना। इन एनी केस विदिन 7 days ऑफ बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, गिव अस नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग। केवल 2 ही चीज़ें चाहिए। क्या? एम्बुलेंस बिल विद एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन नंबर। रेस्ट ऑफ द वर्क विल बी डन बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी खुद इन्वेस्टिगेट कर लेगी कि ये एम्बुलेंस है या नहीं। एम्बुलेंस बिल से पता लग जाएगा कि ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर है या नहीं।
एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन नंबर आ ही जाएगा। दूसरा, हॉस्पिटल इमरजेंसी कंसल्टेशन स्लिप। अब ये कौन प्रूव करेगा कि मेडिकल इमरजेंसी थी या नहीं? हालांकि कोई भी पर्सन ट्रैवल पर्पज़ के लिए या एक्सकर्शन पर्पज़ के लिए या कोई तीर्थ पे जाने के लिए एम्बुलेंस हायर नहीं करता है। एम्बुलेंस हायर करने का पर्पज़ ही मेडिकल इमरजेंसी होता है। बट मेडिकल इमरजेंसी हैज टू बी सर्टिफाइड बाय ए डॉक्टर। और डॉक्टर से कैसे सर्टिफाइड हो? कंसल्टेशन से लेके जाना। आपको पूरा डिटेल्ड डायग्नोसिस भी देने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेस्ट रिपोर्ट्स भी देने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऑपरेशन के भी प्रूफ्स देने की ज़रूरत नहीं है। ओनली कंसल्टेशन से लेके जाना, दैट विल प्रूव मेडिकल इमरजेंसी बात है। तो ये दो चीज़ें अपने आप में सफिशिएंट प्रूफ है इंश्योरेंस कंपनी के लिए टू सेटल द क्लेम। क्योंकि पहली चीज़ तो क्लेम कोई बहुत बड़ा नहीं, मैक्सिमम अमाउंट पेबल 5000 रुपीज़। सेकेंडली, क्लेम में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है, केवल एम्बुलेंस हायर की गई है, सब विश्वास का पैसा है। वो भी इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपका प्लान कौन सा है। इन दोनों केसेस में 5000 रुपये से ज़्यादा तो फिर भी पेबल नहीं है। पॉलिसी बहुत ही छोटी है, अमाउंट बहुत छोटा है, प्रीमियम बहुत छोटा है, यूज भी बहुत लिमिटेड है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत लिमिटेड है। सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स ये प्रूव करने के लिए काफ़ी हैं कि एम्बुलेंस हायर की गई थी, या एम्बुलेंस बिल विद रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लग जाना है। दूसरी चीज़, हायर इसलिए की गई थी कि मेडिकल इमरजेंसी थी, यह हॉस्पिटल के इमरजेंसी कंसल्टेशन स्लिप से पता लगा। तो ये छोटी सी पॉलिसी है, छोटा सा ही प्रीमियम है, क्योंकि नॉर्मली 1033 पर तो 10 किलोमीटर का प्लान सेल कर देना है आपने, 1180 पर 20 किलोमीटर का प्लान सेल कर देना है। और कहीं कोई प्रीमियम कैलकुलेशन करने की, प्रीमियम के कोड जनरेट करने की, कोई बहुत बड़ी डिटेल प्रोवाइड करने की, बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ईजीएस्ट पॉलिसी, ईजीएस्ट सेलिंग, ईजीएस्ट क्लेम सेटलमेंट, एवरीथिंग इज सो सिंपल। अब आप में किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? जी, जी, हम 100% केसेज में केवल रियम्बर्स ही करेंगे। नहीं, फॉर्मूला सेटलमेंट का सेम है, चाहे 10 किलोमीटर का प्लान हो या 20 किलोमीटर से। लेकिन आपको 20 का वहाँ देना है, जैसे आप किसी पर्सन को पॉलिसी दे रहे हैं और वो सिटी में नहीं रहता है, कोई सिटी के सराउंडिंग्स में रहता है, सिटी के आसपास के रूरल एरिया में रहता है, तो उसके लिए 20 किलोमीटर का प्लान देना जायज़ है। बेनिफिट 5000 रुपये भी तब मिलेगा, 5000 भी तब मिलेगा जब वो उसके विदिन 20 किलोमीटर्स की रेंज में ही हॉस्पिटल हो। वन सेकंड।
कोई बात, कोई चिंता की जरूरत नहीं। वो भी मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन या कंसल्टेशन सिर्फ में आ जाएगी, वो भी डिटेल आ जाएगी। और कोई डाउट? ठीक है, आप मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आप मेल पर पेपर